तो रिटेन प्रॉफिट या तो फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये भी ऑनर्स फंड्स में जाता है। बिकॉज ये पैसा जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसमें से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है डिविडेंड से, और कंपनी उसमें से एक हिस्सा रिजर्व की तरह से अपने पास रखेगी, और जो फ्यूचर पेमेंट में काम लगेगा इन केस अगर आपको बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करना है, या फिर अगर आपको समझो कि किसी दूसरे बिजनेस में या तो अपने ही बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करना है उसको, तो ये फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है इसको। नॉर्मली दूसरे बिजनेस में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम इसको अपने ही बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी या तो फिर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर याद रखो इसमें कंपनी की पोजीशन साउंड होनी चाहिए, यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, और वो डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो उसके शेयर होल्डर्स को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तब जाके ये किया जा सकता है। अब इसके एडवांटेजेस में पहले, यूजफुल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, जब मंदी होती है ना तब कोई भी पैसा नहीं होता है अपने पास ज्यादा, और दूसरा पैसा बाहर से लाना भी उस टाइम पे मुश्किल होता है, तो इस वक्त आपको रिटेन प्रॉफिट काम लगता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, स्पेलिंग रॉन्ग है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, अगर डेवलप करना है बिजनेस को या फिर एक्सपांड करना है या फिर उसके अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीद के लाने हैं, तो इसमें आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी बाहर से पैसा लाए तो उसके ऊपर डिविडेंड का बर्डन होता है या इंटरेस्ट का बर्डन होता है, लेकिन यहाँ पे ये इंटरनल प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इसीलिए इसमें आपको कोई भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। फिर नई एसेट्स को परचेस करने के लिए भी ये चले, जब किसी एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाती है तो रिटेन प्रॉफिट से हम नई एसेट को परचेस कर सकते हैं। कई बार कंपनी अडॉप्ट करती है फिक्स डिविडेंड पॉलिसी, मतलब आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, आपको एक लेवल ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड देना ही है। मतलब आप सेम डिविडेंड देना चाहते हो हर साल, तो अगर एक साल प्रॉफिट कम हुआ हो तो आगे वाले साल में जब ज्यादा प्रॉफिट कमाया था उसमें जो तुमने फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट किया उसमें से हम क्या करेंगे, ये रिटेन अर्निंग में से पैसा निकाल के प्रॉफिट का जो रेट है उसको हमने क्या करेंगे, मेंटेन कर सकते हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन कर सकते हैं। बर्डन फ्री एसेट्स एज अ सोर्स ऑफ ओनरशिप कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट ये ओनरशिप का पैसा है, तो इसमें कोई बर्डन नहीं होता, मतलब आपको किसी भी एसेट को गिरवी रखना नहीं पड़ता है। बर्डन क्रिएट करना मतलब गिरवी रखना एसेट को, तो यू डू नॉट हैव टू मोर्गेज योर एसेट्स। तो अगर मोर्गेज के बिना आपको मिलेगा तो आपकी एसेट फ्री होती है। बोरोड कैपिटल कैन बी रीपेड, अगर आपने जो भी पैसा किसी दूसरे के पास से लिया हो वो पैसा आप रीपे कर सकते हो, उसको रीपे करना आसान हो जाता है रिटेन प्रॉफिट को, रिटेन प्रॉफिट से वो पैसा रीपे करना अपने लिए आसान हो जाता है। Now decreasing cost of capital due to having retained profit, the business unit has not to depend on to raise capital by external sources। यानी अगर बाहर से पैसा लाऊंगा तो सबसे पहले तो पैसा लाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, पैसा रीपे करने के टाइम पे इंटरेस्ट देना पड़े, राइट, ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ये सारी कॉस्ट तुम्हारी डिक्रीज हो जाती है। फिर ये ऑनर्स फंड्स है, तो इसमें इंटरेस्ट पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डू नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दैट। अब इसकी भी लिमिटेशंस है, इससे मोनोपोली क्रिएट होती है। कुछ फर्म्स क्या करती है, एक्सेसिव फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करेगी, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती रहती है, तो इससे कंपनी बड़ी होती जाएगी और छोटी छोटी कंपनी उसके जैसी जो होगी ना उसको खरीदना शुरू करेगी, और मार्केट में सिर्फ अकेली वही कंपनी बचे, तो ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं। स्पेकुलेशन, कंपनी के जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स या मैनेजर्स वो लेस डिविडेंड पे करते हैं, और जो भी एक्सेस प्रॉफिट है उसको रिजर्व फंड में ट्रांसफर तो कर देते हैं, लेकिन इससे मार्केट प्राइस जो है ना शेयर्स की वो कम हो जाती है, क्योंकि डिविडेंड कम डिक्लेयर करोगे तो आपकी कंपनी की जो इमेज है ना मार्केट में थोड़ी बिगड़ेगी, अगर इमेज खराब हुई ना तो प्राइस ऑफ शेयर्स डाउन होगी,
अब शेयर की प्राइस अगर कम हो जाती है तो इससे नुकसान ये होता है कि मार्केट में बाकी सबको नुकसान होता है, लेकिन कंपनी के मैनेजर्स खुद वो शेयर्स को खरीद लेंगे कम प्राइस के ऊपर, और जब शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी तो वो उसको वापस बेच देंगे, तो इसका प्रॉफिट कमा लेंगे। इसको स्पेकुलेशन बोला, सट्टा करना। डिफिकल्टी फॉर फाइनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज, नई कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पहले से ही कम होती है, राइट। तो वो पहले ही साल में अगर फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट की बात करेगी तो शेयर होल्डर्स उसको रिटालिएट करेंगे, मतलब उसको अपोज करेंगे। दूसरी बात, अगर कंपनी वीक है तो उसके पास वैसे ही प्रॉफिट होता नहीं है, तो प्रॉफिट को फ्लाइंग बैक कैसे कर पाएंगे वो, ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स, अब स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्या यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, अपना डिविडेंड छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कंपनी वो डिविडेंड ना दे के उसका फ्लाइंग बैक करती है। तो डिविडेंड अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इससे उनको कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होता इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में भले अर्निंग कैपेसिटी बढ़े भी, लेकिन अगर मेरे पास 100-150 शेयर है तो इससे मुझे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, और उसके सामने सफिशिएंट डिविडेंड नहीं मिलता, वो तो है ही। अभी जो सेकंड है वो बोरोड फंड्स है। बोरोड फंड्स का मतलब क्या, कोई पैसा उधार लिया जाता है जिसको वापस रिटर्न भी करना है। अभी तक जो देखा था ना वो ऑनर्स फंड्स था, मतलब वो पैसा वापस देने की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती, और प्रॉफिट कमाओ तो उसके ऊपर डिविडेंड वगैरह देना है। पर ये जो बोरोड फंड्स है उसमें कंपलसरी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। व्हेन कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन कंपनी इश्यूज डिबेंचर्स टू रेज बोरोड कैपिटल। डिबेंचर अंडरलाइन करो, इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिबेंचर लायबिलिटी है, और डिबेंचर के सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी एक्नोलेज करती है कि हम इतने पैसे देने की लायबिलिटी रखते हैं। ऐसा जो बायर्स ऑफ डिबेंचर्स यानी डिबेंचर होल्डर्स, वो क्रेडिटर, अंडरलाइन करो ये भी, वो क्रेडिटर्स बोले जाते हैं कंपनी के। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी प्री डिसाइडेड रेट के ऊपर, पहले से नक्की किया जाता है, और वो भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, 6-6 महीने में, 3-3 महीने में, साल में एक बार, जैसा पहले से डिसाइड किया गया हो। एंड एट द एंड ऑफ प्री डिसाइडेड टाइम, टाइम लिमिट खत्म हो जाए ना, तो इसके बाद में या तो इसको पैसे वापस दे दो या फिर इसको शेयर्स में ट्रांसफर कर दो, दो में से कोई भी एक, जैसे जैसी कंडीशन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर सेटिस्फाइंग कंपनीज रिक्वायरमेंट, अंडरलाइन करो, फॉर लॉन्ग टाइम एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलता, मिनिमम 7 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे डिबेंचर्स होते हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, ट्रस्टीज, ये याद रखना, ये जो ट्रस्टी को अपॉइंट करना है वो नए एक्ट के अंदर आया, पहले पुराने एक्ट में ये था नहीं। ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है जो डिबेंचर होल्डर्स के हक के बारे में लड़ने का काम करेंगे, इनकेस अगर उनके राइट्स को वायोलेट किया जाता हो तो। हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स एज पर, इसके लिए जो बनाई जाती है वो ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाता है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे अपने नेक्स्ट पेज पे। एक तो दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, मतलब वो डेट है, कंपनी के लिए वो पैसा वापस देना है, इसलिए उसको क्रेडिटर्स बोला जाता है। फिर इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट एट प्री डिसाइडेड रेट एंड टाइम। और चार्ज यानी बर्डन ऑन एसेट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मनी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज एज सिक्योरिटी ऑन इट्स एसेट इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यानी कंपनी इस एसेट को यूज कर सकती है, लेकिन कंपनी इसको बेच नहीं सकती। फिर नेसेसिटी, इट इज अ यूजफुल टूल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए होता है, नॉट शॉर्ट टर्म, सॉरी। एंड रजिस्ट्रेशन है स्टॉक एक्सचेंज, डिबेंचर्स को अपने लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दैट मीन्स हम इसको खरीद और बेच सकते हैं। फिर रीपेमेंट, एट द एंड ऑफ द टाइम लिमिट द एंटायर अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आर रीपेड आइदर वंस एट अ टाइम और एज पर एग्रीमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। यानी जो डिबेंचर का पैसा है ना वो रीपे किया जाता है, बराबर, या तो एक टाइम पे या तो एक इंस्टॉलमेंट के अंदर। नॉर्मल इंस्टॉलमेंट कैसे, जैसे 10 साल के डिबेंचर हो ने,
तो 7th ईयर के अंदर 25%, 8th ईयर के अंदर 25%, 9th ईयर के अंदर 25% और लास्ट में 10th ईयर के अंदर 25%। इस तरह से रीपेमेंट किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है पेमेंट को, यानी ये डेट है कंपनी की, तो इसका मतलब जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, यानी जब भी कंपनी बंद होती है, तो थर्ड पार्टी डेट्स के साथ में इनको पैसा वापस मिलेगा पहले, और बाकी सब लोगों को पैसा बाद में दिया जाता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर वालों को और बाकी सबको पैसा, इक्विटी शेयर वालों को बाद में पैसा दिया जाता है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, उसके बाद में कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और उसके बाद नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिसमें चार्ज ऑन असेट, अंडरलाइन करो इसको, चार्ज यानी गिरवी रखा जाता है, असेट को गिरवी रखा जाता है जिसके अंदर, एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द मनी ऑफ डिबेंचर्स, इसको अपने सिक्योर डिबेंचर्स बोलेंगे, या तो इसको मोर्गेज डिबेंचर्स भी बोलते हैं। मोर्गेज का मतलब गिरवी रखना। दिस मोर्गेज एसेट्स कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है कि इस एसेट को यूज नहीं कर सकती, दे कैन यूज दिस एसेट, बट उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज होता है, मतलब ये एसेट को सेल नहीं किया जा सकता, यूज किया जा सकता है, सेल नहीं किया जा सकता। और क्रिएटेड की जगह पे यहाँ पे क्रिएटेड लिखा है, प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स। नाउ उसके बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब जैसे नाम लिखा है वैसे ही कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिसको एज पर द कंडीशन कंप्लीटली या तो पार्टली, उसको हम शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलेंगे। इफ कंपनी हैज मेड प्रोविजंस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन अगेंस्ट सच डिबेंचर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम एंड अ स्पेसिफिक प्राइस, शेयर्स आर गिवन इन प्री डिसाइडेड रेशियो, यानी एक पर्टिकुलर टाइम और प्राइस, उसके अंदर आपको शेयर्स दिए जाते हैं। याद रखो, ऐसा नहीं कि 100 रुपए के डिबेंचर तो 100 रुपए के शेयर मिल जाएंगे ना। 100 रुपए का डिबेंचर तो 90 के भी शेयर मिल सकते हैं और 110 के भी शेयर मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कंपनी है वो और कैसा वो एटीट्यूड रखती है अपने डिबेंचर होल्डर्स की तरफ ये। जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ये फैसिलिटी नहीं होती है, उसमें आप जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको खत्म करने के बाद में सिर्फ आपको कैश रिटर्न मिलेगी, यानी आपके अकाउंट में उसके पैसे वापस रिटर्न दिए जाएंगे। अब ऐसा ही आता है दूसरा, बॉन्ड। डिबेंचर में उसकी फेस वैल्यू फिक्स होती है और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर जो 10 खरीदने हो तो 1000, लेकिन बॉन्ड में फेस वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, 5000 का भी बॉन्ड हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। बॉन्ड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर लॉन्ग टर्म, अंडरलाइन करो लॉन्ग टर्म है ये, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। बॉन्ड भी बोरोड कैपिटल में जाती है और बॉन्ड एक डेट है और बॉन्ड होल्डर्स क्रेडिटर्स बोले जाएंगे, ये भी सेम है, और उसको भी फिक्स टाइम और फिक्स रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाना है, बट बेसिक प्राइस मोर होती है डिबेंचर से, ये इसके अंदर अलग है। मोस्टली डिबेंचर को इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कंपनीज, जिसपे लोगों को ब्लाइंड फेट होता है ना, वैसे लोग, राइट। और बॉन्ड का नाम इसी तरह से दिया जाता है, जैसे सरदार सरोवर नर्मदा निगम बॉन्ड, ऐसा पूरा था। एंड बॉन्ड्स आर इश्यूड फॉर अ फिक्स टाइम लिमिट। गवर्नमेंट, इसमें शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, इसके पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। आपको इसका जो इंटरेस्ट है ना, वो टाइम टू टाइम पे किया जाएगा, या तो एक साथ में पे किया जाए एफडी की तरह से, फिक्स डिपॉजिट की तरह से, ये भी पॉसिबल है। ये लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, राइट। जबकि हम बात करें उसके बाद की पब्लिक डिपॉजिट, जो ज्यादा पॉपुलर है, पब्लिक डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए, देखो है ना, तीन में अलग अलग खासियत है। वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, किसकी बात करें? डिबेंचर्स की। बॉन्ड खाली लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। और ये डिपॉजिट हम जनरल पब्लिक के पास से उगराते हैं, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। These are borrowed capital as well as debt for the companies and investors who invest money in deposits are creditors of the company। जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको अपने क्रेडिटर्स बोलेंगे, जैसे आगे देखा है। द टाइम लिमिट कैन बी 6 मंथ से लेके 36 मंथ्स की टाइम लिमिट हो सकती है। कंपनी पे इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट टू द डिपॉजिट होल्डर्स। कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन एक कंप्लीट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से आपको पता होता है, विच में भी क्वार्टरली आपको पैसा मिले, हाफ ईयरली पैसा मिले, या ईयरली, या फिर
मैच्योरिटी के साथ टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में भी आपको पैसा मिल सकता है एक साल का। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक्सक्लूडिंग बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अपनी डिपॉजिट इश्यू नहीं कर सकते, पब्लिक डिपॉजिट, उनके लिए अलग प्रोविजन किया गया है। तो बाकी सारी कंपनीज इश्यू कर सकती है डिपॉजिट। अब बैंकिंग कंपनी यानी बैंक, और नॉन बैंकिंग यानी बैंक जैसी, लेकिन बैंक की तरह से उनको परमिशन नहीं है चेकबुक वगैरह इश्यू करने की। अब एडवांटेजेस, ये पैसा आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये आपको रेपुटेशन पे पैसा मिलता है। वेल एस्टेब्लिश और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को फाइनेंस आसानी से मिलेगा। फिर लेस एक्सपेंस इन रिसीविंग फाइनेंस, इसमें पैसा रिसीव करने में आपको इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट इज लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम रिक्वायर्ड इज ऑल्सो शॉर्ट। फिर असेट्स डू नॉट हैव चार्ज, असेट्स के ऊपर कोई मोर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, आपकी रेपुटेशन पे आपको मिलेगा, इसीलिए असेट्स आपकी फ्री रहती है। एडिशनल बोरोड कैपिटल इस असेट से आप दूसरी बार इश्यू करा सकते हो। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट है जो पे किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर वो एक्सपेंस होता है, तो आपको इनकम टैक्स में इतना फायदा मिलता है, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उतना लेस इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है। फिर यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल, नॉर्मली इसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म का फाइनेंस है। वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा सकता है। देन लिमिटेशंस, अनसर्टेनिटी, देयर इज अनसर्टेनिटी इन गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स बिकॉज द मूड ऑफ द इन्वेस्टर्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। लोग क्या सोचेंगे ये आपको पता नहीं चलता इसमें, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी होती है। एंड इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड अनसिक्योर्ड डेट, therefore there is an element of risk for investors। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को हमेशा कोई ना कोई रिस्क का सामना करना पड़ता है। Then comes fair weather friends, public deposits are considered as fair weather friends, यानी जब तुम्हारी कंडीशन अच्छी होगी ना तो लोग तुमको पैसे देंगे, लेकिन सही में पैसे की जरूरत कब पड़ती है, जब कंडीशन खराब हो तब लोग तुमको तुम्हारी रेपुटेशन पे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि खराब कंडीशन का मतलब रेपुटेशन डाउन, और रेपुटेशन जब डाउन हो तो पैसे लेने में इसमें प्रॉब्लम होता है। ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जाएगा 3 मार्क के या तो 2 मार्क के, कि पब्लिक डिपॉजिट्स आर कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी जब तुम्हारी कंडीशन अच्छी तो लोग तुमको पैसे देने आएंगे, लेकिन कंडीशन खराब और जब जरूरत ज्यादा तब आपको पैसे देने के लिए कोई नहीं आएगा। These create financial problems for the company and therefore public deposits are called fair weather friends। फिर difficult for new and weak companies, अगर नई कंपनी है तो बिगिनिंग के अंदर कोई इसके भरोसा नहीं करता है, डिपॉजिटर्स का उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता है, और जो फाइनेंशियली वीक कंपनीज है उसको भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। दैट्स वाई ऐसी कंपनीज के लिए पैसे कलेक्ट कर पाना पब्लिक डिपॉजिट के जरिए से इट इज वेरी डिफिकल्ट।